Welcome to today's The Hindu 18th April analysis. सोचिए कि आप लाखों बैरल कच्चा तेल खरीद रहे हैं, लेकिन दुनिया की सबसे ताकतवर करेंसी का इस्तेमाल नहीं कर सकते। राइट, यूएस डॉलर का। एग्जैक्टली। आज इंडियन रिफाइनर्स ईरानी ऑयल खरीदने के लिए यूएस डॉलर को दरकिनार करके सीधे चाइनीज युआन में पेमेंट कर रहे हैं, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। बिल्कुल। ऐसा क्या जियोपॉलिटिकल तूफान आया कि हमें तेल के लिए सीधे अपने सबसे बड़े कंपेटिटर की करेंसी पर निर्भर होना पड़ा? तो द हिंदू रेडियो और थॉट राइज डिजिटल के इस नए डीप डाइव में हम ऐसे ही महत्वपूर्ण और कॉम्प्लेक्स मुद्दों के कोर मैकेनिज्म को डिकोड करेंगे। श्रोताओं के लिए आज का सेशन बहुत खास है, खासकर जो यूपीएससी या अन्य एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि आज हम सिर्फ खबरें नहीं पढ़ेंगे, हम उनके पीछे का वाई और हाउ समझेंगे। और इस विश्लेषण में एक बहुत ही क्लियर पैटर्न उभर कर सामने आता है। कैसा पैटर्न? देखिए, चाहे वो इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में पावर डायनेमिक्स हों या फिर डोमेस्टिक लेवल पर सोशल जस्टिस और राज्य व्यवस्था के स्ट्रक्चरल चेंजेस, सब इंटरकनेक्टेड है। राइट। आज हम 131st अमेंडमेंट के गिरने के पीछे की कॉन्स्टिट्यूशनल मैथमेटिक्स समझेंगे। फिर ईडब्ल्यूएस कोटा और हिस्टोरिकल कास्ट स्टिग्मा के बीच का कानूनी अंतर देखेंगे, और वेस्ट एशिया के कॉन्फ्लिक्ट्स का सीधा असर हमारे फैक्ट्री वर्कर्स की वेजेस पर कैसे पड़ता है, इन सबको हम आपस में कनेक्ट करेंगे। सही कहा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी बात क्लियर कर दूं। आज हम कुछ ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल और पॉलिटिकल आर्ग्यूमेंट्स को अनपैक करेंगे जो काफी सेंसिटिव है। बिल्कुल, आइडियोलॉजी से जुड़े हुए मुद्दे हैं। हाँ, तो हमारा उद्देश्य यहाँ निष्पक्ष रूप से इन पॉलिसीज और एडिटोरियल्स के अंडरलाइंग लॉजिक को समझना है। किसी विचारधारा को एंडोर्स करना हमारा मोटिव बिल्कुल नहीं है, बल्कि उन फैक्ट्स को डाइसेक्ट करना है जो इन फैसलों को ड्राइव करते हैं। सही बात है, श्रोताओं को खुद इसका विश्लेषण करना चाहिए। एग्जैक्टली। तो चलिए सीधे पॉलिटी के सबसे बड़े डेवलपमेंट पर आते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन 131st अमेंडमेंट बिल 2026। ये बिल लोकसभा में यूनाइटेड ऑपोजिशन ने हरा दिया है। हाँ, जो कि काफी बड़ी न्यूज है ना? मतलब आर्टिकल 368 के हिसाब से इसे पास होने के लिए 2/3 मेजॉरिटी चाहिए थी, लेकिन इसके पक्ष में सिर्फ 298 और विरोध में 230 वोट्स पड़े, और नतीजा ये हुआ कि सरकार को यूनियन टेरिटरीज लॉज अमेंडमेंट बिल और डिलिमिटेशन बिल दोनों बैक टू बैक वापस लेने पड़े। देखिए, इस बिल का गिरना अचानक नहीं हुआ है, इसके पीछे एक बहुत गहरा स्ट्रक्चरल टेंशन है। अच्छा? हाँ, जैसे द हिंदू के एडिटोरियल डिजर्वेडली डेड ने बहुत अच्छे से हाईलाइट किया है। सरकार इस अमेंडमेंट के जरिए महिला आरक्षण को जल्द से जल्द लागू करना चाहती थी, लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि उन्होंने इस प्रोसेस को 2011 सेंसस के आधार पर डिलिमिटेशन से जोड़ दिया। ओह राइट, डिलिमिटेशन। एग्जैक्टली। एडिटोरियल इस अप्रोच को एक स्मोक एंड मिरर्स यानी भ्रमक ट्रिक कहता है। थोड़ा रुकते हैं। श्रोताओं की क्लैरिटी के लिए, डिलिमिटेशन बेसिकली आबादी के हिसाब से लोकसभा सीट्स की बाउंड्रीज को रीड्रॉ करने का प्रोसेस है, राइट? बिल्कुल सही। तो अगर हम 2011 के फिगर्स उठाते हैं, तो इसमें ऐसी क्या टेक्निकल फ्लॉ थी जिसने पूरे ऑपोजिशन को इस तरह एकजुट कर दिया? पेच यहां फंसा है आबादी की ग्रोथ रेट में। देखिए, सदर्न और ईस्टर्न स्टेट्स ने पिछले कुछ दशकों में अपनी पॉपुलेशन को सफलतापूर्वक स्टेबलाइज किया है। राइट, फैमिली प्लानिंग के थ्रू। वही नॉर्दर्न स्टेट्स की आबादी तेजी से बढ़ी है, तो अगर आप 2011 के डेटा पर सीट्स का बंटवारा करेंगे तो सदर्न स्टेट्स अपनी एग्जिस्टिंग लोकसभा सीट्स खो देंगे। ओह वाओ! और नॉर्दर्न स्टेट्स की सीट्स बढ़ जाएंगी। एग्जैक्टली। ये तो उन राज्यों को पिनलाइज करने जैसा हुआ ना, जिन्होंने फैमिली प्लानिंग की नेशनल पॉलिसीज को सक्सेसफुली इंप्लीमेंट किया। उनको पनिशमेंट मिल रही है अपनी पॉपुलेशन कंट्रोल करने की। सही बात है, ये तो बहुत अनफेयर है। इसलिए एडिटोरियल स्ट्रांगली आर्ग्यू करता है कि इस फ्लॉड आधार पर महिला आरक्षण को पुश करना गलत था। हमें 2026-27 के आगामी सेंसस और एक फ्रेश इक्विटेबल डिलिमिटेशन प्रोसेस का इंतजार करना चाहिए। समझ रही हूँ, लेकिन इस डिले का एक दूसरा साइड भी तो है जिसे हम इग्नोर नहीं कर सकते। हाँ, वो क्या? शमिका रवि ने अपने आर्टिकल व्हाई वुमेन्स रिजर्वेशन कैन नॉट वेट में एक बहुत ही स्ट्राइकिंग डेटा पॉइंट रखा है। श्रोता ध्यान दें इस पर। भारत में महिलाएं टोटल आबादी का 50% है, राइट। लेकिन स्टेट लेजिस्लेटर्स में उनका रिप्रेजेंटेशन सिर्फ 9% है, और पार्लियामेंट में बैली 14 से 15%। ये गैप बहुत बड़ा है ना? ये तो वैसे ही है जैसे
किसी आधुनिक टेक कंपनी को चलाने के लिए आप 15 साल पुराने मैनेजमेंट स्ट्रक्चर का इस्तेमाल कर रहे हो। दुनिया कहाँ से कहाँ पहुंच गई है, पर हमारी डिसीजन मेकिंग टेबल्स पर डाइवर्सिटी मिसिंग है। सही पॉइंट है। पर मेरा सवाल ये है कि क्या सच में इंस्टीट्यूशनल कोटाज इसका सोल्यूशन है? मतलब आपको लगता है कोटा काफी नहीं है? मेरा पॉइंट है कि क्या ऊपर से थोपे गए कोटाज महिलाओं को एक्चुअल डिसीजन मेकिंग पावर देते हैं, या फिर ये सिर्फ टोकनिज्म बनकर रह जाता है जहां रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में होता है? देखिए, ये एक बहुत वैलिड स्केप्टिसिज्म है, लेकिन शमीका रवि का आर्ग्यूमेंट इस स्ट्रक्चरल फॉल्ट लाइन को एड्रेस करता है। उनका तर्क है कि भारतीय लोकतंत्र में पितृसत्ता या पेट्रियार्की एक डीपली एंट्रेंच्ड सिस्टम है। राइट। आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि एक दिन अचानक सोसाइटी बदलेगी और महिलाओं को इक्वल पॉलिटिकल स्पेस मिल जाएगा। इसलिए कोटाज एक कैटालिटिक इंटरवेंशन का काम करते हैं। कैटालिटिक इंटरवेंशन? हाँ, जैसे केमिस्ट्री में कैटलिस्ट किसी स्लो रिएक्शन को फोर्स करके तेज कर देता है ना, कोटाज उस सिस्टमैटिक बैरियर को तोड़ते हैं। शुरुआत में टोकनिज्म लग सकता है, मैं मानता हूं। हाँ, सरपंच पति वाला कॉन्सेप्ट हमने देखा है। एग्जैक्टली। लेकिन जब एक क्रिटिकल मास ऑफ विमेन पॉलिसी मेकिंग सिस्टम के अंदर आती हैं, तो वो अपने आप गवर्नेंस का नेचर बदल देती है। कोटाज वो इनिशियल डिसरप्शन है जो बराबरी के लिए बहुत जरूरी है। आई सी। तो स्ट्रक्चरल डिसरप्शन की जरूरत वहां पड़ती है जहां डिसएडवांटेज पीढ़ियों तक डीपली रूटेड हो। बिल्कुल। और यही कॉन्सेप्ट हमें सीधा हमारे अगले जुडिशियल अपडेट की तरफ ले जाता है, जहां दिल्ली हाई कोर्ट ने इस स्ट्रक्चरल डिसएडवांटेज को बहुत बारीकी से डिफाइन किया है। हाँ, ईडब्ल्यूएस कोटा वाला मुद्दा। सही। कोर्ट का एक महत्वपूर्ण रूलिंग आया है कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन यानी ईडब्ल्यूएस के उम्मीदवार सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स में एससी, एसटी और ओबीसी कैंडिडेट्स की तरह एज रिलैक्सेशंस और एडिशनल अटेम्प्ट्स की मांग नहीं कर सकते। राइट। उन्हें सिर्फ रिजर्वेशन का कोटा मिलेगा, एज लिमिट में छूट नहीं। और इस रूलिंग के पीछे का जो वाय है ना, वो पूरे कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क की कोर फिलॉसफी को दर्शाता है। वो कैसे? देखिए, कोर्ट ने बहुत क्लियरली डिफरेंशिएट किया है इकोनॉमिक हार्डशिप और हिस्टोरिकल कास्ट बेस्ड सोशल स्टिग्मा के बीच। गरीबी एक आर्थिक स्थिति है। एक गरीब व्यक्ति को अगर अच्छी एजुकेशन और जॉब मिल जाए तो वो एक ही जनरेशन में उस आर्थिक तंगी से बाहर निकल सकता है। हाँ, उसका क्लास चेंज हो सकता है। एग्जैक्टली। लेकिन कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन एक स्ट्रक्चरल और एंड्योरिंग डिसएडवांटेज है। एक दलित व्यक्ति अगर इकोनॉमिकली वेल ऑफ हो भी जाए, तब भी सोसाइटी में उसके साथ होने वाले भेदभाव और सोशल एक्सक्लूजन का लेवल वही रह सकता है। ये पॉइंट सच में समझना जरूरी है श्रोताओं के लिए। पॉलिसी मेकिंग में पॉवर्टी और सोशल स्टिग्मा को अलग अलग कैटेगरीज में क्यों रखा जाता है? क्योंकि दोनों के कॉन्सिक्वेंसेज अलग हैं। बिल्कुल अलग हैं। संविधान का आर्टिकल 15 और 16 पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन तब देता है जब सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ापन हो, जिसका रूट कॉज अनटचेबिलिटी और कास्ट सिस्टम रहा है। सही कहा आपने। जबकि ईडब्ल्यूएस कंप्लीटली आर्थिक आधार पर 103rd अमेंडमेंट के तहत लाया गया एक नया कॉन्सेप्ट है। एग्जैक्टली। कोर्ट ये एस्टैब्लिश कर रहा है कि हम आर्थिक आधार को ऐतिहासिक सामाजिक उत्पीड़न के इक्वल नहीं मान सकते। एज रिलैक्सेशन और एक्स्ट्रा अटेम्प्ट्स उन कम्युनिटीज को दिए गए थे जिन्हें सदियों तक एजुकेशन और रिसोर्सेज से फोर्सफुली दूर रखा गया था, ताकि वो कम्पीट कर सकें। हाँ, ताकि वो एक नॉन लीनियर टाइमलाइन पर कम्पीट कर सकें। ईडब्ल्यूएस को कोटा देना ठीक है ताकि उन्हें इकोनॉमिक पुश मिले, लेकिन उनको हिस्टोरिकली ओप्रेस क्लासेस के इक्विवेलेंट पैरिटी देना कॉन्स्टिट्यूशनल लॉजिक के खिलाफ होगा। ये जुडिशियल क्लैरिटी इंस्टीट्यूशंस के मैंडेट को बहुत क्लियर करती है। वैसे इंस्टीट्यूशंस की बात चली है तो राज्यसभा से एक अहम अपडेट है। हाँ, हरिवंशी का इलेक्शन। राइट। हरिवंश को लगातार तीसरी बार राज्यसभा का डेप्यूटी चेयरमैन निर्वाचित किया गया है और इंटरेस्टिंगली ये इलेक्शन कंप्लीटली अनअपोज था, किसी ने विरोध नहीं किया, जो कि आज के पॉलिटिकल क्लाइमेट में रेयर है। बहुत रेयर है। पर इसमें एक कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रिविया छुपी है। वो इस पद पर बैठने वाले पहले नॉमिनेटेड मेंबर हैं। और ये इंस्टीट्यूशनल कन्वेंशंस के पर्सपेक्टिव से बहुत यूनिक चीज है। आमतौर पर प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स ऐसी पॉलिटिकल पार्टी से आते हैं जिनके पास नंबर्स होते हैं और वो हैवी वेट इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं। हाँ, नॉर्मली तो वही होता है। एक नॉमिनेटेड मेंबर का अनअपोज्ड इलेक्ट होना ये दर्शाता है कि उन्होंने पार्टिजन पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर एक क्रॉस पार्टी कंसेंसस बिल्ड किया है। राइट। अपर हाउस की स्मूथली फंक्शनिंग के लिए ऐसी न्यूट्रल फिगर्स का होना एक बहुत बड़ा स्टेबलाइजिंग फैक्टर होता है। स्टेबलाइजिंग फैक्टर्स की बात करें तो जुडिशरी,
लॉ एंड ऑर्डर को स्टेबलाइज करने के लिए भी मेजर स्टेप्स ले रही है। कर्नाटका का केस। हाँ, कर्नाटका के एक स्पेशल कोर्ट ने कांग्रेस एमएलए विनय कुलकर्णी को 2016 में बीजेपी लीडर योगेश गौड़ा गौडर की हत्या के मामले में आजीवन कारावास यानी लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा सुनाई है। यहाँ श्रोताओं को ध्यान देना चाहिए कि फोकस किसी स्पेसिफिक पार्टी पर नहीं है, बल्कि मैकेनिज्म पर होना चाहिए। हम बस फैक्ट्स रिपोर्ट कर रहे हैं। बिल्कुल, हमारा रोल यहाँ सिर्फ कॉम्पेरेटिव एग्जाम्स के नजरिए से इसका उल्लेख करना है। एग्जैक्टली। तो मैकेनिज्म यह है कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के बाद एमपीज और एमएलएस के खिलाफ पेंडिंग क्रिमिनल केसेस को फास्ट ट्रैक करने के लिए स्पेशल कोर्ट्स बनाए गए थे। राइट। ये लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा इस बात का प्रूफ है कि ये स्पेशल कोर्ट्स एक्चुअल में फंक्शनल है। जब एक सिटिंग या फॉर्मर पावरफुल लेजिस्लेटर को अकाउंटेबल ठहराया जाता है तो उससे पूरे सिस्टम में रूल ऑफ लॉ का विश्वास बहाल होता है, जो किसी भी डेमोक्रेसी के लिए वाइटल है। सही बात है। डोमेस्टिक पॉलिटिक्स और इंस्टीट्यूशंस को ठीक करना एक बड़ा चैलेंज है, लेकिन जब हम दुनिया के नक्शे पर देखते हैं तो चैलेंजेस का स्केल एक्सपोनेंशियल हो जाता है। ओह, इंटरनेशनल रिलेशंस तो हमेशा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। बिल्कुल। चलिए अब ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स और डिप्लोमेसी की तरफ बढ़ते हैं। मिडिल ईस्ट में एक अजीब सा स्टेलमेट चल रहा है। अमेरिका और ईरान के बीच एक 2 वीक ट्रूस हुआ है और इस गठबंधन के दौरान ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को कमर्शियल वेसल्स के लिए कंप्लीटली ओपन कर दिया है। लेकिन कैच ये है कि यूएस ब्लॉकेड अभी भी ईरान के पोर्ट्स पर इंटैक्ट है। देखिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया की एनर्जी सप्लाई चेन का सबसे क्रिटिकल चोक पॉइंट है। इसका ओपन होना ग्लोबल मार्केट्स के लिए एक छोटी सी राहत तो है, लेकिन असली नैरेटिव इस ट्रूस के पीछे चल रही इकोनॉमिक मैन्यूवरिंग में है। वही सबसे बड़ा शॉकर है जिसका मैंने शुरू में जिक्र किया था। इंडियन रिफाइनर्स अब ईरानियन ऑयल खरीदने के लिए चाइनीज युआन में पेमेंट्स कर रहे हैं। राइट। और ये ट्रांजैक्शंस किसी और के नहीं बल्कि हमारे अपने आईसीआईसीआई बैंक के थ्रू राउट हो रहे हैं, क्योंकि यूएस सैंक्शंस के कारण इंटरनेशनल बैंकिंग सिस्टम जो मेनली डॉलर्स और स्विफ्ट पर चलता है वो ईरान के साथ बिजनेस अलाउ नहीं करता। हाँ, और हमारी एनर्जी नीड्स तो अपनी जगह है। एग्जैक्टली, तेल तो चाहिए ही। इसको समझने के लिए ना एक सिंपल एनालॉजी लेते हैं। मान लीजिए आप एक नेबरहुड मार्केट में हैं, जहां आपको अपना घर चलाने के लिए एक स्पेसिफिक दुकान से राशन लेना ही है। ओके। लेकिन मार्केट का सबसे बड़ा और ताकतवर आदमी उस दुकान वाले पर बैन लगा देता है और कहता है कि मार्केट की ऑफिशियल करेंसी वहां नहीं चलेगी। मतलब डॉलर नहीं चलेगा। सही पकड़ा। अब आप क्या करेंगे? आप अपने घर को भूखा तो नहीं मार सकते। बिल्कुल नहीं। तो आप चुपचाप मार्केट के दूसरे राइवल दुकान वाले की प्राइवेट करेंसी या टोकन्स का इस्तेमाल करके राशन खरीदने लगते हैं। क्या परफेक्ट एनालॉजी दी है आपने। अमेरिका ने डॉलर बैन किया तो इंडिया ने अपनी एनर्जी सिक्योरिटी इंश्योर करने के लिए अपने ही स्ट्रेटेजिक राइवल यानी चाइना की करेंसी युआन का सहारा लिया। प्रैग्मेटिज्म इसको ही कहते हैं। ये दिखाता है कि जियोपॉलिटिक्स में परमानेंट दोस्त या दुश्मन नहीं होते, सिर्फ परमानेंट इंटरेस्ट्स होते हैं। और ये ग्लोबल ट्रेड में डी-डॉलराइजेशन की एक बूंद है जो आगे चलकर समुंदर बन सकती है। बिल्कुल। और कूटनीति में प्रैक्टिकल डिसीजंस लेने की ये प्रैग्मेटिज्म हमें एक और जगह दिखती है। कहाँ? एनवायरमेंट समिट्स में भारत सरकार ने 2028 में COP33 को होस्ट करने का अपना ऑफर वापस ले लिया है। ओह अच्छा। हाँ, पर इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि हम एनवायरमेंट के मुद्दे से पीछे हट रहे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने तुरंत क्लैरिफाई किया है कि पेरिस एग्रीमेंट गोल्स के प्रति भारत की कमिटमेंट सॉलिड है। तो फिर ऑफर वापस क्यों लिया? क्योंकि समिट होस्ट करना मैसिव लॉजिस्टिकल और डिप्लोमेटिक कैपिटल डिमांड करता है। डिप्लोमेसी में अपनी कैपेसिटी को ओवरस्ट्रेच ना करना और डोमेस्टिक प्रायोरिटीज को बैलेंस करना भी एक आर्ट है। सही कहा। और इस आर्ट ऑफ डिप्लोमेसी में कई बार कुछ ग्लेयरिंग ओमिशंस भी हो जाते हैं। जैसे इजराइल और लेबनान के बीच जो 10-day सीज़फायर अनाउंस हुआ है। हाँ। एडिटोरियल टेम्पररी ट्रूस इस स्टेप को रीजनल स्टेबिलिटी के लिए एक ब्रीथर तो मानता है, लेकिन एक बहुत बड़ा वार्निंग साइन फ्लैग किया गया है कि इस पूरे नेगोशिएशन में हेजबुल्ला को डायरेक्ट टॉक से बाहर रखा गया है, जो कि एक फंडामेंटल मिसकैलकुलेशन हो सकती है। वही ना। देखिए, हेजबुल्ला सिर्फ एक मिलिटेंसी ग्रुप नहीं है जिसे आप सिंपली आइसोलेट कर दें। लेबनान के अंदर उनका एक मैसिव डीपली एंट्रेंच्ड मिलिट्री और सोशल नेटवर्क है। राइट। वो स्कूल्स चलाते हैं, हॉस्पिटल्स चलाते हैं और उनकी पॉलिटिकल विंग के पास वीटो पावर जैसी ताकत है वहां की पॉलिटिक्स में। तो उन्हें इग्नोर करना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। एग्जैक्टली। किसी पीस टॉक से उन्हें बाहर रखने का मतलब है कि आप ग्राउंड रियलिटी को इग्नोर कर रहे हैं।
एक ड्यूरेबल पीस तब तक नहीं आ सकती जब तक सबसे डोमिनेंट नॉन स्टेट एक्टर टेबल पर ना हो। अब यहाँ पर एक स्टेप बैक लेकर कनेक्ट द डॉट्स खेलते हैं। चले। ये इजराइल लेबनान ट्रूस या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ब्लॉकेड्स हमें यहाँ बैठे बहुत दूर के जियोपॉलिटिक्स लगते हैं, लेकिन इसका असर हमारे देश के किसी फैक्ट्री मजदूर पर सीधा पड़ता है। बिल्कुल पड़ता है, लाइवलीहुड पर। हाँ, कैसे पड़ता है? अब हम इकोनॉमिक्स पर आते हैं। आज का ग्राउंड जीरो रिपोर्ट लाइवलीहुड क्राइसिस की ग्राउंड रियलिटी दिखाता है। नोएडा और मनेसर के इंडस्ट्रियल बेल्ट में मैसिव वर्कर प्रोटेस्ट चल रहे हैं। उनकी डिमांड्स बहुत बेसिक हैं। 20,000 रुपीज मिनिमम वेज और वर्क प्लेस पर ह्यूमन डिग्निटी। और इस क्राइसिस का एक सीधा लिंक वेस्ट एशिया से है। वही जो हम अभी डिस्कस कर रहे थे। एग्जैक्टली। जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में टेंशन होती है या यूएस सैंक्शंस लगते हैं तो ग्लोबल क्रूड ऑयल और गैस के प्राइसेस स्पाइक होते हैं। इसका डायरेक्ट पास ऑन इफेक्ट भारत में इंपोर्ट बिल पर पड़ता है। राइट। नतीजा क्या होता है? एलपीजी, सिलेंडर्स, ट्रांसपोर्टेशन और डेली एसेंशियल आइटम्स महंगे हो जाते हैं। सही बात है। इन्फ्लेशन आसमान छू रहा है, कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ रही है, लेकिन इन मजदूरों की वेजेस स्टैग्नेंट है, रुकी हुई हैं। रियल टर्म्स में देखा जाए तो उनकी इनकम एक्चुअली कम हो गई है। इस प्रोटेस्ट ने एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन सामने ला दिया है। सरकार ने नए लेबर कोड्स पास किए हैं जिनकी पेपर पर बहुत तारीफ हुई, लेकिन उन मैक्रो लेवल पॉलिसीज और ग्राउंड लेवल के इंडस्ट्रियल फ्लोर की रियलिटी में एक मैसिव डिस्कनेक्ट है। पेच ये है कि नए लेबर कोड्स मेनली इंडस्ट्रीज के लिए कंप्लायंस आसान बनाने और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रमोट करने पर फोकस करते हैं, एम्प्लॉयर्स के नजरिए से। हाँ, लेकिन जब बात एक रोबस्ट इंडस्ट्रियल फ्लोर वेज तय करने या सोशल सिक्योरिटी नेट प्रोवाइड करने की आती है तो मशीनरी फेल हो रही है। मानेसर और नोएडा के प्रोटेस्ट सिर्फ वेज हाइक के लिए नहीं है। तो किसके लिए है? ये उस फेलियर के खिलाफ एक रिएक्शन है जहां लेजिस्लेशन वर्कर्स की डेली सर्वाइवल कॉस्ट को एड्रेस नहीं कर पा रहा। आई सी। ये मैक्रो लेजिस्लेशन और माइक्रो सर्वाइवल का क्लैश है। और ग्राउंड रियलिटीज को मैनेज करने की चुनौती सिर्फ इकोनॉमिक्स में नहीं बल्कि इंटरनल सिक्योरिटी में भी सबसे आगे है। मणिपुर की सिचुएशन को ही ले लीजिए। वही मैं आने वाली थी। ग्लोबल से लोकल पर आते हुए अगर मणिपुर की तरफ देखें तो वहां चीफ मिनिस्टर युमनाम खेमचंद सिंह ने उखरुल डिस्ट्रिक्ट का दौरा किया है। उनका उद्देश्य फरवरी से कुकी और तांगखुल नागा कम्युनिटीज के बीच हो रहे रुक कर यानी इंटरमिटेंट क्लैशेस के बाद संवाद शुरू करना और विश्वास बहाल करना है। यहाँ समझने वाली बात यह है कि इंटरनल सिक्योरिटी सिर्फ एक्स्ट्रा पुलिस बटालियंस डिप्लॉय करने से रिजॉल्व नहीं होती। सही बात है, फोर्स सब कुछ नहीं कर सकती। कॉन्फ्लिक्ट हमेशा एक ट्रस्ट डेफिसिट का नतीजा होता है। सीएम का उस वायलेंस हिट एरिया में फिजिकली जाना, कम्युनिटीज के बीच संवाद यानी डायलॉग को इनिशिएट करना एक क्लासिक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर है। राइट। पॉलिटिकल आउटरीच के बिना सिक्योरिटी फोर्सेस सिर्फ वायलेंस को टेम्परली सप्रेस कर सकती हैं, उस कॉन्फ्लिक्ट को स्ट्रक्चरली सॉल्व नहीं कर सकती। ट्रस्ट और स्ट्रक्चरल सॉल्यूशंस की जरूरत अर्बन प्लानिंग में भी उतनी ही है, विशेषकर महाराष्ट्र में। अदानी ग्रुप वाला प्रोजेक्ट। हाँ, अदानी ग्रुप ने मुंबई के गोरेगांव में मोतीलाल नगर कॉलोनीज का रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट शुरू किया है। ये कोई छोटा प्रोजेक्ट नहीं है। 143 एकर्स का एरिया और एस्टिमेटेड कॉस्ट लगभग 1 लाख करोड़ रुपए है। मैसिव। और ये प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट एजेंसी यानी CNDA मॉडल के तहत एग्जीक्यूट हो रहा है। तो श्रोताओं के लिए इस मॉडल में ऐसा क्या खास है जो इसे इतना बड़ा अर्बन प्लानिंग मॉड्यूल बनाता है? देखिए, CNDA मॉडल एक्चुअली एक गेम चेंजर अप्रोच है। कैसे? ट्रेडिशनल रीडेवलपमेंट में क्या होता है, प्राइवेट बिल्डर्स छोटे छोटे प्लॉट्स को पीसमील अप्रोच से डेवलप करते हैं, जिससे शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर चोक हो जाता है। राइट, बस बिल्डिंग बन जाती है, रोड्स वैसी रहती है। एग्जैक्टली। या फिर सरकार खुद सारा फाइनेंशियल रिस्क उठाती है जो वायबल नहीं होता। CNDA मॉडल में प्राइवेट एक्सपर्टीज और कैपिटल एक मैसिव स्केल पर पब्लिक प्लानिंग के साथ सिंक्रोनाइज होते हैं। ओके। एक सिंगल एजेंसी पूरे 143 एकर्स का मास्टर प्लान बनाएगी, रोड्स, ड्रेनेज, ग्रीन स्पेसेस के साथ। ये फ्रैगमेंटेड स्लम्स को एक इंटीग्रेटेड अर्बन टाउनशिप में बदलने का ब्लूप्रिंट है, जिसका सक्सेस मॉडल आगे पूरे देश में रेप्लिकेट किया जा सकता है। ये तो काफी प्रॉमिसिंग लग रहा है, लेकिन डेवलपमेंट और टेक्नोलॉजी के आगे बढ़ने के साथ नई तरह के डार्क कॉर्नर्स भी पैदा हो रहे हैं। एक और महाराष्ट्र स्पेसिफिक अपडेट है साइबर क्राइम का। हाँ, अमरावती रूरल पुलिस ने एक मेजर ऑपरेशन कंडक्ट करके 8 लोगों को गिरफ्तार किया है।
इन पर सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर ऑब्सीन वीडियोस के सिस्टमैटिक सर्कुलेशन का चार्ज है। ये स्पेसिफिक केस एक बहुत अलार्मिंग ट्रेंड हाईलाइट करता है। बिल्कुल। हमारा डिजिटल पेनिट्रेशन और चीप इंटरनेट रूरल और सेमी अर्बन एरियाज में तेजी से पहुंच गया है जी। लेकिन डिजिटल लिटरेसी और साइबर सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर उस स्पेस से ग्रो नहीं हुआ है। वही सबसे बड़ा गैप है। लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के लिए अब फिजिकल क्राइम से ज्यादा बड़ा चैलेंज इस बॉर्डरलेस साइबर एक्सप्लॉयटेशन को ट्रैक और डिसमेंटल करना है। ये हमारी सोशल सिक्योरिटी के लिए एक नया फ्रंटियर है। तो आज हमने जो कुछ भी डाइसेक्ट किया उसको अगर एक जगह सिंथेसाइज करें तो तस्वीर बहुत क्लियर होती है। हर चीज इंटरकनेक्टेड है। बिल्कुल है। कैसे एक तरफ 2011 का पॉपुलेशन डेटा एक डोमिनो इफेक्ट क्रिएट करता है जो 2026 के महिला आरक्षण को प्रभावित कर देता है। जुडिशरी कानूनी रूप से क्लियर करती है कि गरीबी एक इकोनॉमिक स्टेट है लेकिन जातिवाद एक परमानेंट सोशल स्कार है। सही बात है। और सबसे फैसिनेटिंग, वेस्ट एशिया में चल रहा सुपर पावर राइवलरी का नाटक और सैंक्शंस घिलाफ में लिपटकर मनेसर के एक फैक्ट्री मजदूर की थाली की रोटी महंगी कर देते हैं। इस इंटरकनेक्टेडनेस को समझना ही डीप एनालिसिस का कोर है। और मैं श्रोताओं के सामने एक फाइनल थॉट छोड़ना चाहता हूं। जरूर। हमने अभी देखा कि इंडियन बैंक्स आईसीआईसीआई के थ्रू चाइनीज युआन में ईरानियन ऑयल की पेमेंट कर रहे हैं। राइट। ताकि यूएस सैंक्शंस को बाईपास किया जा सके। राइट। शॉर्ट टर्म एनर्जी नीड्स के लिए ये प्रैग्मेटिज्म ठीक है लेकिन एक सेकंड के लिए लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशन सोचिए। क्या हम अनजाने में अपने सबसे बड़े स्ट्रेटेजिक राइवल यानी चाइना की करेंसी को ग्लोबल ट्रेड में लेजिटिमाइज और मजबूत नहीं कर रहे? ओह वाओ, ये तो सोचा ही नहीं। आने वाले दशक में जब डॉलर की मोनोपोली टूटेगी और युआन एक पैरेलल डोमिनेंट करेंसी बनेगा तो ग्लोबल डिप्लोमेसी का पावर सेंटर कहां शिफ्ट होगा? इस बदलते वर्ल्ड ऑर्डर में भारत की फॉरेन पॉलिसी अपने खुद के बनाए इस नए रास्ते को कैसे नेविगेट करेगी? इस पर विचार करना चाहिए। ये एक ऐसी डीप आइवनी है जिस पर आने वाले सालों तक रिसर्च होती रहेगी। एक इंस्टेंट सॉल्यूशन कैसे एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक पजल बन जाता है, इन्हीं कॉम्प्लेक्स न्यूआंसेस को पकड़ना एक वेल इन्फॉर्म्ड माइंड की निशानी है। आज के इस डीप डाइव में इतना ही। उम्मीद है इन इनसाइट से आपको फैक्ट्स के पीछे की मैकेनिक्स समझने में मदद मिली होगी। ये द हिंदू रेडियो बाय थॉटराइज डिजिटल का एक विशेष विश्लेषण था। कीप क्वेश्चनिंग द ऑब्वियस एंड कीप लर्निंग। अलविदा।